अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप आजम खां से प्रेम कर सकते हैं या फिर उनसे बेहद घृणा कर सकते हैं, लेकिन आजम खां को उत्तर प्रदेश की राजनीति से इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलसल अपनी अहमियत को बरकरार रखने वाली शख्सियत का नाम आजम खां है। इन दिनों बहुत विवाद में है। यूपी सरकार उनको आदतन अपराधी घोषित कर चुकी है, उनको माफिया नंबर 1 बताया जाता है। लेकिन आजम खां 814 दिन की हिरासत के बाद, जेल काटने के बाद आज जब रामपुर पहुंचे तो उनका इस्तेकबाल हुआ। रामपुर के लोग सड़कों पर उतरे और आजम खां का भव्य स्वागत हुआ। 11 बार से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक और फिर लोकसभा तक पहुंचने वाले आजम खां, उनको रामपुर में हराना बड़ा मुश्किल है। उनके विरोधी उनको रामपुर का नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिनको हराया नहीं जा सकता। और बात रखने का सलीका उन्हें बहुत अच्छे से आता है। शायद यही कारण है कि अपने खिलाफ जा रही चीज़ों को भी वो अपने पक्ष में मोड़ने के लिए माहिर माने जाते हैं। तो अब आजम खां जब बाहर आ गए हैं तो वो क्या करेंगे? आज की डिबेट इसी विषय पर। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक शाश्वत सत्य है जिसे स्वीकारना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को। तो आजम खां अब जब जेल से बाहर आ गए हैं तो वो क्या करने वाले हैं? आजम खां की प्रोफाइल ऐसी है कि समाजवादी पार्टी और आजम खां एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। बिना आजम खान के समाजवादी पार्टी अधूरी है, तो आजम खां भी बिना समाजवादी पार्टी के अधूरी है। आज जब पत्रकारों के सवालों की बौछार हुई आजम खां पे, एक दो नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 50 से ज़्यादा सवाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया, लेकिन अपनी बात कहने के फन में माहिर इस शख्स ने एक भी शब्द या एक भी संकेत समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बात रखने की जो कला है आजम खां की, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत ही मुलायम लहजे में वो बड़े बड़े गंभीर तंज कर जाते हैं कि आप तिलमिला कर रह जाएं अगर उनके विरोधी हों तो। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने दुनिया भर के सवाल पूछे, लेकिन आजम खां ने वही कहा जो वो कम्युनिकेट करना चाहते थे और ऐसा करने में वो कामयाब रहे। आजम खां ने एक नई बहस छेड़ दी है कि मुसलमानों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश में परेशान किया जा रहा है, उसका एकमात्र कारण है राइट टू वोट, यानी वोट का अधिकार मुसलमानों के उत्पीड़न की वजह है। बात उन्होंने तंजिया लहजे में कही है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस विषय को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। यानी अब असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले मैदान में नहीं दिखेंगे, आजम खां अब आ गए हैं। तो आजम खां जब लौटे हैं तो उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं? 89 मुकदमों से निपटना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच को झेलना, तमाम केसों में कोर्ट में मौजूद रहना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अहमियत को बरकरार रखना। अब वो असेंबली में जो 25 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से ये पूछेंगे, जैसा कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनसे बेइंतहाई नफरत यानी घृणा किस वजह से की जा रही है, इसका जवाब वो सरकार से पूछेंगे। यानी विधानसभा का नज़ारा बहन भाइयों आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। तो अब आजम खां के पास विकल्प क्या है? आज शिवपाल यादव गए, फोटो खींची, लेकिन दोनों ने कोई बयान नहीं दिया, ना आजम खां ने दिया। शिवपाल भी इस मसले पर बोलते नजर नहीं आए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। आजम खां, जैसा कि मीडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद आजम खां ने अखिलेश यादव या सपा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो इसके मायने क्या हैं? क्या जो पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा का उपचुनाव भी रामपुर सीट पे होगा, आजम खां के परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा और आजम खां समाजवादी पार्टी को कितनी ताकत आने वाले वक्त में दे पाएंगे? वो कह रहे हैं वो बूढ़े हो गए हैं, बीमार भी हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जिस अंदाज में कर रहे थे उनमें कहीं से वो बीमार नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि हर एक लफ्ज़ में तंजियत थी, हर एक लफ्ज़ में शिकवा और शिकायत थी और उसके मायने बहुत बड़े थे। मैं आजम खां को एक अच्छा वक्ता मानता हूँ,
इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्हें अपनी बात कहना आता है और वो शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ चुनिंदा अंश मैं चाहता हूँ कि आप सुने, फिर मैं इस पर चर्चा को आज बढ़ाऊंगा। जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं कि जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आएँ ज़मानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज़ आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। इसलिए मैं कहता हूं कि बात रखने की कला उन्हें आती है और इसलिए रामपुर में उनको हराया नहीं जा सकता। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान हुकूमत उनसे इतना नाराज़ थी कि एक दो नहीं बल्कि 89 केसेस उनके खिलाफ दर्ज हुए। हालांकि उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए स्थानीय लोगों ने दर्ज कराए। आजम खां जब सत्ता में होते हैं तो एक बदले हुए व्यक्ति होते हैं, बेहद खूंखार, पावर का रौब और जो चाहते हैं वो कर डालते हैं और उनके साथ रहे मुख्यमंत्री भी उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं होते हैं। रामपुर में उनके जुल्मों के निशान भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जहां उन्होंने जब जिसको चाहा जेल भिजवाया, जब जिसको चाहा उसका घर ज़मीन दोज किया, जब जो चाहा रामपुर में वही हुआ। अफसरों को उन्होंने अपना खादिम बनाकर रखा हुआ था। रामपुर में काम करने वाले लोग ये भी बताते हैं। लेकिन आजम खां का एक राजनीतिक पहलू भी है जो अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया। हर व्यक्ति के ज़िंदगी में के अलग अलग पहलू होते हैं। तो आजम खां जब पावर में नहीं होते हैं तो ये पहलू है, और जब पावर में होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ये रामपुर के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। एस.एम. अशरफ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित और जाने माने पत्रकार हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। असीम वकार जी राष्ट्रीय प्रवक्ता MIM और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। अरुण राजभर जी SBSP के राष्ट्रीय महासचिव और नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं। और शुभ्रांश राय जी कांग्रेस के लीडर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अशरफ मियाँ, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजम खां की आज वापसी हो गई, रामपुर पहुंचे, लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनके इस्तेकबाल के लिए नहीं दिखा। कारण? अच्छा, आप किसी खास शख्सियत को वहां देखना चाह रहे थे? सीतापुर से ही शुरुआत हो गई और वो कोई जिसके घर पे जाके नाश्ता किया आजम खान साहब ने, वो समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, पूर्व विधायक थे। वहां नाश्ता पानी किया, उसके बाद गए और लोकल लेवल में जो लीडर्स वहां रहे होंगे और सबने वेलकम किया होगा। ये कोई शादी और बारात तो थी नहीं कि जिसके लिए सारे लोग पहुंच जाते हो। जिसको वहां पहुंचना था सीतापुर, वो पहुंच गया वहां पे। अशरफ मियाँ, मिर्चा खा के आए हो क्या? जी नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं सर। आपने सवाल ही ऐसा कर दिया कि आप किसी खास शख्सियत को ढूंढ रहे थे, तो उस पर सीधा सवाल करिए आप कि वो क्यों नहीं पहुंचे, तो फिर आपको जवाब दूं मैं अशरफ मियाँ को वहां ढूंढ रहा था, वो मुझे दिखे नहीं। बिल्कुल सही, मुझे इस बात का अफसोस है। मुझे बिल्कुल जाना चाहिए था। मैं इसके लिए मादरत चाहूंगा और पहली फुर्सत में वहां जाने की कोशिश करूंगा। मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया और इस बात का मुझे सदमा रहेगा। आज इतने खफा क्यों दिख रहे हो, ऐसे जैसे कि झगड़ा करने के मकसद से बैठे हो? मैं बिल्कुल मैं खफा नहीं हूं सर। अब चूंकि मेरा अपना एक अंदाज है, मैं अपने उस अंदाज से गुफ्तगू करता हूं। हो सकता है आपको थोड़ा लग रहा हो, ऐसा नहीं है। खफा बिल्कुल नहीं हूं। आपके सवाल से तो खैर खफा होने का सवाल ही नहीं। अच्छा, दूसरा विषय यह है कि आज आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 35 मिनट वो सामने आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की
पत्रकारों ने बहुत पूछा, लेकिन वो खुले नहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। नहीं, वो खुले हुए हैं। आप कुछ और देखना चाह रहे थे, वो खुले हुए हैं। आपने कहा ना अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में कि आजम खान एक शख्सियत है, तो जब कोई आदमी शख्स नहीं होता और शख्सियत हो जाता है तो उसका ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है। तो आजम खान साहब तो एक शख्सियत का नाम है। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जिस कौम से वो बिलोंग करते हैं उसके झंडे को अलंबरदार उन्होंने किया, तमाम निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष होते हुए। तो आजम खान पे किसी तरह का भेदभाव नहीं। ठीक है, इस सरकार ने ज्यादतियां किया और उनकी ज्यादती, ये कुर्बानी वो उनको हमेशा के लिए जो है इतिहास में दर्ज कर देगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ आजम खान का नाम भी जुड़ जाएगा, क्योंकि सवाए ज्यादती की कुछ नहीं है। और 35 मिनट की कॉन्फ्रेंस में जो आप सुनना चाह रहे थे उसमें एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने किसी से शिकवा शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा जिन्होंने साथ दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं कुछ सुनना चाहता हूं, तो मैं क्या सुनना चाहता हूं? मैं सवाल मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि 35 मिनट की कॉन्फ्रेंस में आप उन्होंने कुछ डिबेट नहीं में बोला, बैठे तो आप बाकी क्या जानना 7 चाह लोगों रहे से, थे? उन्होंने कहा, बाकी लोगों से मैं गवाही दिला देता हूं कि मैंने क्या ऐसा पूछा कि जिसे आपको लगता है कि मैं वो सुनना चाहता हूं। आपने मुझसे ये पूछा कि आजम खान ने 35 मिनट में ऐसी कोई बात नहीं की। तो बिल्कुल सही आपने कहा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अपना दुख दर्द शेयर किया, उन्होंने बताया उनके साथ क्या ज्यादतियां हुई। यह भी कहा जिन्होंने मेरा साथ ज्यादा दिया भाई उनका ज्यादा शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। तो आपके मुताबिक ये बिना वजह की एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी कि आजम खान नाराज हैं? नहीं, आजम खान साहब के साथ ज्यादती हुई। 27-28 महीने वो जेल में रहे, जितना उनके साथ यातनाएं देने थी दिया उनको, लेकिन इससे आजम खान साहब ने बर्दाश्त कर लिया। उनकी शख्सियत और बड़ी हो गई है। कौम मिल्लत अब उनको फरामोश नहीं कर पाएगी और उनके ऊपर तो बेवजह का एक दाग लगता है। उनसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन है जिसने आज तक का सबसे सफल आयोजन जो है वह कुंभ के मेले का किया? आज तक बताइए कोई मिसाल है ऐसी? लेकिन चूंकि आजम खान के जरिए बीजेपी को अपनी राजनीति करनी होती है तो ठीक है, उनको जितना लगा उतना उन्होंने उनके खिलाफ कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि मौजूद है जो हम सब पे निगरानी करती है, और आप तो खुद ही प्रताड़ित रहे हैं कोर्ट के जरिए, आप भी बच के बैठे हुए, वरना शायद आप सवाल भी ना पूछ पाते। तो सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन कोर्ट यहां जिंदा है और इससे इंसाफ की हमेशा उम्मीद है। आज घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई है आपको? आज लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितने खुले दिमाग से बात कर रहा हूं, आपके सवाल का सब जवाब दे रहा हूं, सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इंतजार करें। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। आजम खान का आरोप है कि, और ये जानना भी वो चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मसला उठाया, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप उस पर जवाब दें। आजम खान का कहना है कि वर्तमान हुकूमत उनसे इतनी घृणा क्यों करती है, उसका कारण वो जानना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश भाई, आदरणीय आजम खान जी ने जो बातें कही कि वर्तमान शासन उनसे इतनी घृणा क्यों करती है, आदरणीय किसी से घृणा नहीं करती है, क्योंकि आदरणीय बिल्कुल वही 11 बार के विधायक रहे हैं। बस मैं कंफर्म कर रहा था क्योंकि यूपी सरकार आदतन अपराधी कह चुकी है उनको। आप आदरणीय कह रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस आ गया। नहीं, बिल्कुल 11 बार के विधायक रहे हैं तो वो सम्मानित विधायक हैं और वर्तमान में भी वो विधायक है, उसमें कोई शक नहीं है। परंतु मैं एक बार पुनः आपसे बता देना चाहता हूं कि आजम खान जी पर 102 मुकदमे हैं, जिसमें से 86 मुकदमों में आरोप पत्र तय हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं कह लूं तो आजम खान जी का जो एक कार्य रहा है वो पेशेवराना रहा है, वो पेशेवर तरीके से कार्य करते रहे। और बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमे कराए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें पक्ष है? क्या कोई वादी है? क्या साफ तौर पे है कि वहां पे सर्वाधिक मुकदमे वहीं के इन्हीं के विधानसभा और लोकसभा के मुसलमानों ने की है। किसी के जमीन हड़पने का, किसी के मकान हड़पने का, किसी के दुकान को हड़पने का और शत्रु संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाकर हड़पने का आरोप है। तो ये वहां की जनता ने इन पे एफआईआर कराई है, और यदि वहां की जनता ने एफआईआर कराई तो निश्चित तौर पर इनके अपराध की वानगी बड़ी थी। ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने डर को समाप्त किया। आप आजम खान को अपराधी मानते हैं, माफिया मानते हैं, क्रिमिनल मानते हैं या फिर पॉलिटिशियन मानते हैं? देखिए, साफ शब्दों में वर्तमान में जो एक आजम खान है जो आज बेल पर आए हैं, बेल की जहां तक बात है तो कहा गया है कि जेल इज एक्सेप्शनल, बेल इज राइट।
वो जो 100 से ऊपर मुकदमे हैं, मैं उनको एक अपराधी मानता हूं, क्योंकि ऐसा अपराध राजनीतिक मुकदमे 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, परंतु 100 से ऊपर तो आपने मुकदमे, अपराधी और को आदरणीय क्यों कहा? फिर उनके क्षेत्र के ही लोग 100 से आपने ऊपर। अपराधी को आदरणीय क्यों कहा? देखिए, एक विधायक होने के नाते मैंने उनका सम्मान किया, परंतु यदि अपराध की दृष्टि से देखेंगे तो 100 से ऊपर जो उनके मुकदमे हैं, निश्चित तौर पर एक अपराध की श्रेणी में आता है, और न्यायालय ने यह तय किया कि वो अपराधी है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी असीम वकार को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। आजम खां बाहर आ गए हैं, स्वागत नहीं किया आपने उनका? जज साहब का सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने जमानत दी। देखिए, आजम खां साहब बहुत बड़े लीडर हैं, और सच्चाई है कि आजम खां साहब ने जो कौम के लिए काम किए हैं, जो उनकी कुर्बानियां हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। आजम खां साहब के जो तकलीफ़ और दर्द हैं जो उन्होंने बयान किए हैं, उसको समझना पड़ेगा। अभी आप ही के टीवी पे मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जो मेरी बर्बादी में अपनों का भी हाथ है। अब ये अपने कौन है तो वही बताएंगे, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उन अपनों में कौन शामिल है। आप थोड़ा टार्च की रोशनी मारिए ना। नहीं सर, टार्च नहीं, हम तो कहिए तो 100 वाट का बल्ब जला दें, हैलोजन जला दें। सच्चाई ये है कि आजम खां साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो योगदान उनका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ख़ास करके उन एहसान फरामोश लोगों के लिए जो एहसान नहीं मानते हैं। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं आजम खां साहब, और जिस तरह से अभी बीच में हालात बने, जिस तरह से आजम खां साहब के मीडिया प्रभारी का बयान आया, फसाहत अली खां साहब का, वो बयान ऐसे ही नहीं आया था, वो आज जबान उनकी थी और अल्फाज आजम खां साहब के थे। वरना आजम खां साहब के किसी कारिंदे की, किसी साथी की, किसी घरवाले की इतनी मजाल नहीं है कि वो आजम खां साहब की बिना मर्जी के कोई अच्छा या बुरा पॉलिटिकल बयान दे दे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि आजम खां और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ मतभेद हैं जो अशरफ मियां एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अशरफ भाई एक्सेप्ट करें ना करें, ये अशरफ भाई की अपनी पार्टी का मामला है। मैंने आपसे कहा कि फसाहत अली साहब की इतनी मजाल नहीं थी कि वो अपने ज़बान से ये बयान दे देते कि हमारे कपड़ों से अखिलेश जी को बू आती है। ये अल्फाज जो निकले, ज़बान तो इनकी है फसाद साहब की, लेकिन अल्फाज आजम खां साहब। पर आज तो मीडिया ने हर तरह से घुमा के, आगे से, पीछे से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर कोने से हर तरह के सवाल किए, लेकिन एक भी लफ्ज़ ऐसा निकला नहीं जिसे ये माना जाए कि वो सपा से नाराज हैं। आप क्या चाहते हैं कि बड़ा लीडर जो है वो बड़ा लीडर ऐसे ही कुछ होता तो है? बोलिए सर, बड़ा लीडर बनने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र की। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका अगर आता हो तो हर बात सुनी जाती है। अब उनको पता है कि कौन सी बात कब कहाँ कब कैसे कही जाएगी। आप कितने भी दाने डाल ले, लेकिन आपको तो वो चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। हाँ, ये बात आपने कही, हकीकत है कि मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं तो साधारण सा सवाल। सर, सच्चाई जो है, जो सच्चाई है उसको बुरा नहीं माना जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि आपने अगर मुझसे ज़ाती तौर पे कहा है मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, तो बात अलग है। आपसे क्यों कहूँगा, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता से कहा हूँ। देखिए, आजम खां साहब ने हमारे कायद, मरहूम कायद जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बहुत अरसे तक साथ हाथ में हाथ डाल के काम किया है। पर ओवैसी साहब के साथ तो मुझे कभी वो साथ दिखे नहीं, मरहूम, और ओवैसी साहब की राजनीति पर वो उनका एतबार भी नहीं। ये आजम साहब और असद ओवैसी साहब के बीच का मामला है। आजम साहब बड़े लीडर हैं, मैंने पहले ही कहा। नहीं, मुझे तो हेमंत जी ने मैसेज किया कि ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। नहीं, हेमंत जी कुछ भी कह सकते हैं, हेमंत जी बढ़िया हैं, हेमंत जी पूछवाएं, खूब 2-4 सवाल और उनसे पूछ लीजिए। अभी मुझे मैसेज किया कि ये सवाल पूछ लीजिए। उनको पता नहीं था असल में हेमंत जी को कि आजम खां साहब के और ओवैसी साहब के जो वालिद थे मरहूम सुल्तान, एक और मैसेज किया उन्होंने कि एक फोटो हो तो दोनों साथ में
जहां दोनों साथ अच्छे लहजे में, अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े नजर आ रहे हो। एक फोटो हो तो दिखा दे। मैंने आपसे कहा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मरहूम के साथ के हैं ये, दोनों ने साथ साथ कई मंच शेयर किए हैं। आजम साहब हैदराबाद भी गए, पर हेमंत जी को आजम साहब ऐसे ने सवाल, हैदराबाद में, सुनिए सर, ऐसे सवाल क्यों करना चाहते हैं? सुनिए सर, आजम साहब ने हैदराबाद में मंच भी शेयर किया, वहां भाषण भी दिया हमारे मरहूम कायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बराबर में बैठकर। तो हेमंत साहब के पास जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूछ लिया है। अब हमारी पार्टी की राजनीति अलग और इनकी पार्टी की राजनीति अलग। समाजवादी पार्टी की राजनीति भी मुसलमानों पे डिपेंड करती है। एमआईएम की जो हमारी हेमंत जी कह रहे हैं कि एक तस्वीर हो तो दिखाओ ना, आप दिखा दो। हेमंत जी को चुप कर दो, नहीं किया है। हेमंत जी को चुप करा दो आप। नहीं, वो तो आप ही उल्टा लगाए दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने सवाल ही नहीं आजम किया। साहब से अखिलेश के बारे में पूछा जाता रहा और हेमंत जी के कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है भाई। इनका लाइन ठीक की जाए हेमंत जी की। सर अगर कुछ और पूछना हो तो बताइए, मैं बता। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात है, शुक्रिया। हाँ हेमंत जी रुकिए ना तसल्ली से, ऐसा क्या हो गया, थोड़ा वेट करिए। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। पांडे जी रुकिए, अभी आपकी बारी आएगी, मैं आपको समय दूंगा। आपके पिताजी ने भी बहुत कोशिश की, यानी एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तरह तरह से दाने डाले, हर तरह की कोशिश की, लेकिन आजम खान उनसे मिलने तक को तैयार नहीं हुए। देखिए, मतलब क्या जरूरत थी आपको दाल भात में मूसलचंद बनने की? नहीं, माननीय आजम खान साहब समय तक नहीं दिया आजम खान ने आपके पिताजी को? जब मिलने के लिए जब हमने समय लिया था तो उसके दूसरे दिन ही ये सूचना आया कि कोर्ट में पेशी होने वाली है और फैसला हो जाएगा। फैसला होने के बाद जब सूचना आई कि नहीं अभी 2-4-5 दिन और लगेंगे, तो हम लोगों ने डेट टाल दिया कि जब फुर्सत होगी, जब उस कार्य से फुर्सत होगी तो हम लोग मिल लेंगे। अभी तो जैसा चर्चाएं चल रही थी, हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की खबरें नहीं आई कि वो मिलने से मना कर दिए। माननीय आजम खान साहब को जिस तरीके से न्यायालय समय न देना न मिलने के बराबर मानता हूँ मैं। नहीं, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वो तो बधाई के पात्र हैं। सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ अन्याय किया है, ये ओपन हो गया कि आप बकरी चोरी का आरोप लगा करके किसी को कैद करके नहीं रख सकते। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा और सभी को न्याय दिलाता रहेगा। तो भविष्य में क्या है आजम खान को लेके आप लोगों के मन में? आज उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की राजनीति देश की बुनियादी मुद्दों पर होगी, देश के हालात पे होंगे। और जिस तरीके से चर्चाएं हो रही कि ये उधर वो उधर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं और वो हर एक परिस्थितियों को देख रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है, बहुत सारी बयान दिए हैं, लेकिन उन बयानों को हर एक तर्कों के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो फाउंडर मेंबर से जुड़ करके, वो छात्र राजनीति से जुड़ करके बहुत बार जेल की सलाखों तक गए हैं, लेकिन हौसला तोड़े नहीं है। क्या ओम प्रकाश राजभर आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में रामपुर का रुख करेंगे? हाँ, अभी तो आज उन्होंने आप घर पहुंचे हैं। कल या परसों जब संभवतः अगर वो रामपुर रहेंगे या लखनऊ की तरफ आएंगे, जहां वो समय देंगे, जहां मिलने का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी उनसे मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे। मुलाकात का मकसद क्या है आपके? देखिए, मुलाकात आप बड़े नेता चाहते हो भाई, आपकी पार्टी में तो है नहीं। अन्याय उनके साथ हुआ है, अगर उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, जनता की अदालत में आ रहे हैं, तो एक बड़े नेता का स्वागत करने के लिए हम भी चाहें। शुक्रिया आपका। मैं शुभ्रांश राय जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के लीडर हैं। शुभ्रांश जी बहुत शुक्रिया आपका। आजम खान बाहर आ गए हैं, केस उनका लड़ा कपिल सिब्बल ने। मिलने जो गए उनका नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस चाहती क्या है आजम खान से? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि आजम खान, मुसलमान, मस्जिद, जौहर यूनिवर्सिटी, ईदगाह, कब्रगाह, हिंदू खतरे में है, अगर ये सब बातें नहीं होंगी तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है, जहां से उसको पेट्रोल मिलता है या उस कमल को कीचड़ मिलता है, वो तो इन बातों के इर्द गिर्द चलता है। अगर ये बात नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश के लोग आज पूछने लगेंगे कि भैया 10 घंटे से ज़्यादा बिजली की कटौती है योगी जी, बिजली कब आएगी? या फिर उत्तर प्रदेश के लोग ये भी पूछने लगेंगे, मैं थोड़ा आजम खान साहब पे डिटेल में आऊँगा, लेकिन 1-2 पॉइंट और है
कि ये भी पूछने लगेंगे कि चुनाव से पहले तो आप बड़ी सारी नौकरियों देने की बात करते थे, आज आप गरीबों के घरों पे, कमजोरों के घरों पे, प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हुए घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। क्या यही न्याय और यही संविधान है? या फिर ये लोग ये भी पूछने लगेंगे कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात उत्तर प्रदेश में की जाती थी, यूपी की पुलिस टेलीविजन पे चलता था, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, वो पुलिस इतनी अपनी मनमर्जी की हो गई कि वो थाने में न्यूज हमने देखा कि बच्चियों का बलात्कार हो गया, घर में घुसकर दो बच्चियों को मार दिया गया। क्योंकि आज हम लोग आजम खां के मसले पे बात कर रहे हैं और मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे किया है। जी 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 बिल्कुल। देखिए एकदम ये लाइन यही खत्म हो गई थी, खैर कोई बात नहीं, आपने 1 सेकंड पहले ही विराम दिलवा दिया। देखिए मेरे मानस पटल में ना मैं आजम खान साहब को 2 शब्दों से याद करता हूं। एक 2006 का जौहर विश्वविद्यालय, एक व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय बनाने की कल्पना को जन्म दिया, या इतना बेहतरीन लाजवाब विश्वविद्यालय बनाया जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ सकें बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के। और एक दूसरा 2012 का कुंभ, मुसलमान होते हुए भी वो कुंभ इतना भव्य और इतना परचम था जिसकी चर्चा नहीं हो सकती। अर्ध कुंभ में हुआ जरूर भव्य था, लेकिन उसकी मार्केटिंग की गई। वो कुंभ ऐसा था जो हिंदुओं के लिए एक्चुअली में संगम नहाने जैसा था। अब तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, देखिए भारतीय राजनीति में ना 2-3 चीजें बदल गई हैं। जैसे आपका एक सुंदर शब्द था पावर का रौब, सत्ता का नशा, और एक और आपने शब्द यूज किया था। तो जितने भी ये, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो या कमजोर सवर्ण हो, ये तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी, जी जी अब आपके शब्द तो सर लिखने पड़ते हैं ना, अब आपको जवाब देना है तो थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा था मुसलमान, दलित और गरीब सवर्ण की, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज चुनौती हैं। बेशक इनका चेहरा मात्र के रूप में आप आजम खान को आज देख सकते हो, क्योंकि वो आजम खान ही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है 2, 4, 5, 7, 10, और मैंने उनको पार्लियामेंट में रोते देखा था। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और काफी देर से प्रतीक्षारत हैं हेमंत तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और लंबी छुट्टी मनाकर अभी लौटे हैं। अब मैं इनसे आजम खां के बारे में पूछूंगा, क्योंकि जितनी आजम खां की पुरानी सियासत है उतनी ही इनकी पत्रकारिता पुरानी हो चुकी है। अब आजम खां के बारे में आप बताइए हेमंत जी कि आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इस वक्त किस स्थिति में है, आने वाले वक्त में उनका भविष्य क्या है, और आजम खां उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की पॉलिटिक्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट फेस है। मैं विजय जी आपकी बात से ही शुरू करता हूँ। आपने कहा कि आजम खां जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, बहुत बड़ी सच्चाई, बरसों से देख रहे हैं। आजम खां जो कहना चाहते हैं वही कहते हैं, और आजम खां जो करना चाहते हैं वही करते हैं। ये उनकी 4 दशक की सक्रिय सियासत की तासीर मैंने बताई। आज उन्होंने कुछ सवाल छोड़े सबके लिए, पूरी आवाम के लिए, पूरी पॉलिटिक्स के लिए, अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, पत्रकारों के लिए, आम आदमी के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी कौम के लिए। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, ये शायद उन्होंने अकेले अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं कहा, ये उन्होंने उनके लिए भी कहा जिसका खुलासा उन्होंने बाद में इशारे में किया। वे जिनके कपड़ों से बू आती है। आजम खान ने अपनी जबान से किसी का नाम नहीं लिया। अखिलेश यादव पर इतने सवाल हुए, उन्होंने कोई मेंशन ही नहीं किया, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, लेकिन अपनी बात कह दी। ठीक उसी तरीके से जैसे इनकी बात इनके मीडिया एडवाइजर ने कही जी, बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें कही थी। इन्होंने अपनी जबान से कहा कि अब मैं पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करूंगा, अब मैं देवबंद से बात करूंगा, अब मैं मुबारकपुर से बात करूंगा, अब मैं बरेलवी लोगों से बात करूंगा जो संस्थाएं हैं, यानी कौम के लिए बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने वही मेंशन किया कि मुसलमान एक वोट बैंक हो गया है और यही इस कौम की सबसे बड़ी दिक्कत है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने समाजवादी पार्टी किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं की, उन्होंने कौम की बात की, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी। इसके कई मायने हैं, ध्यान रखिएगा।
कर क्या सकते हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। समाजवादी पार्टी के सामने इस वक्त बहुत कठिन प्रश्न है, बड़ी विचित्र और मुझे लगता थोड़ी सी भयावह परिस्थितियां हैं। अभी 2 इलेक्शन होने हैं ब्रजेश जी, रामपुर में और आजमगढ़ में बाई इलेक्शन होने हैं, देखते जाइएगा। उनको जो करना होगा करेंगे। और एक प्रश्न जो सामान्य रूप से उठता है कि क्या अखिलेश यादव को आजम खां की अब आगे जरूरत है या नहीं है, समाजवादी पार्टी को उनकी जरूरत है या नहीं है, इसके जवाब का एक हिस्सा आजम खान ने अपने मीडिया एडवाइजर से दिलवा दिया पहले ही, ध्यान रखिएगा, उन शब्दों पर गौर कीजिएगा जी। दूसरी बात ये लगता है कि 111 विधायक जो जीत करके आए समाजवादी पार्टी में बिना आजम खां की किसी शिरकत के, वो तो जेल में पड़े थे इतने दिनों से, वो कहीं सक्रिय नहीं थे इलेक्शन में, उसके बावजूद 111 में अगर 31 मुस्लिम विधायक जीत के आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी की बुनियाद पड़ने के बाद मुल्ला मुलायम सिंह का तखल्लुस मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इतिहास का सबसे बड़ा वोट इस बार एक मुश्त खुल करके, दिल खोल करके, झूम करके समाजवादी पार्टी को दिया है, सबसे बड़ा वोट दिया है। आने वाले टाइम में आप क्या पॉलिटिकल मूव एक्सपेक्ट करते हैं आजम खां से? देखिए, आजम खां ने शायद अपनी पूरी जिंदगी के जिल्लत के जो दिन अभी देखे हैं उन्होंने कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा, जानते क्या कहा, कि जब कोई बड़ा मिशन होगा तो मुखालिफ भी बड़ा होगा, और हमारा कोई सियासी, मतलब उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं किसी सियासी वजह से मेरे साथ ये जुल्म नहीं ढाए गए, ध्यान रखिएगा, हमने कौम के लिए अब वो कौम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मुसलमान विधायकों तो अगर वो कौम की बात करेंगे तो फिर ये वकार साहब के सद्र क्या करेंगे फिर? देखिए, कच्चे खिलाड़ी नहीं है वो, जो कदम उठाएंगे मजबूत कदम उठाएंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अखिलेश यादव जाएं और उनके चचा जान हैं, मतलब मुलायम सिंह जी के सबसे बड़े बगलगीर वही रहे हैं, और अखिलेश यादव हो सकता है वो कुछ हालातों को बदल करके मान जाए। तमाम चीजें हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कोई ये नहीं कह सकता तो आप, अखिलेश यादव, क्या मैं ये मानूं कि अब मुसलमान पॉलिटिक्स में जो सिंगल बैटिंग कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, अब सिंगल नहीं खेल पाएंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तो अभी एंट्री मारी है, अभी बैटिंग उनकी शुरू नहीं हुई, उनकी बैटिंग कोई प्रभाव दिखा नहीं है, उनको अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो अभी उनको थोड़ा स्पेस देखना पड़ेगा, अभी स्पेस बहुत भरा पूरा पड़ा है। अब तो मुसलमानों ने मैसेज दे दिया कि भाई हमारे पास, हम समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेहतर कोई लड़ नहीं सकता। और बड़ी संख्या में मुसलमानों के मानना है कि अभी नाराज हो जाएंगे मेरे दोस्त, उनसे मैंने कोई सवाल भी नहीं किया था वकार साहब, अभी भी मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि किसी न किसी तरीके से ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, चाहे वो बिहार का रिजल्ट रहा हो, चाहे इस बार ईस्टर्न यूपी की कई सीटों पर आप हमेशा ये पॉलिटिकल लाइन लेते हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्यों? अब देखिए, उदाहरण तो बहुत से हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब जो बोलते हैं उसको उनकी कौम का नौजवान गंभीरता से लेता। मैं ये भी बात कर रहा हूँ, मैंने ओवैसी की अपनी आंखों से जौनपुर और उधर के दौरे देखे हैं, उनको लेकर के मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में असीम वकार से आपका ही सवाल प्रस्तुत करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में आ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी, 814 दिन जेल काटने के बाद आजम खां फाइनली जेल से रिहा हुए, 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि मीडिया वाले उम्मीद कर रहे थे कि कुछ आज विश्वमन होगा, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। देखिए, आज मुनव्वर राना ने लिखा है कि कहीं हम सरफरोशों को सलाखें रोक सकती हैं, कहो जिले इलाही से कि जिंदानी पलटता है। तो आजम खां 20 फरवरी को जेल गए थे 2020 में, करीब वो 2 साल से ज़्यादा रहे, 3 महीने के लगभग जेल में रहे। आज खुली हवा में उन्होंने कई सालों बाद सांस ली, अपने घर की ओर गए, घर पहुँचे। लेकिन आपने देखा होगा, बोले भले नहीं रास्ता भर, लेकिन घर पहुँच के उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई। वो एक शब्दों का जादूगर है, वो एक अच्छा वक्ता है, और देश की अपनी बिरादरी पर
उनके भाषणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आज तो वो सहानुभूति के रथ पर भी गए हैं, तो उनको सुनने के लिए तो हजारों लाखों लोग कान लगाए बैठे थे। मीडिया का जितना सवाल था सबका उन्होंने जवाब दिया। वो चाहते तो कह सकते थे कि आज नहीं बात करेंगे, लेकिन ज्ञान व्यापी पर भी वो बोले। देखिए, 11 बार जो आदमी चुनाव जीता हो, उसका ये कहना कि मैंने ज़मीर, मुल्क और कौम ये नहीं बेचा, वो ये साफ बताता है कि अभी आग जिंदा है और वो सियासत में जब आएंगे तो फिर अपने वाकपुटता से, बयान से सामने वाले को निरुत्तर करते रहेंगे। आजम खां एक कहा जाता है ईगोइस्टिक नेता रहे, तुनक मिजाज रहे। जब सत्ता में रहे तो जो आज हम लोग देख रहे हैं, उनके टाइम में भी ऐसा बहुत लोगों ने देखा। एक उनका इंस्पेक्टर था, बाद में सीओ हो गया, वो जेल चला गया, जो लोगों को बंद करता था ला के मार मार के। और ऐसे बहुत सारे किस्से। आजम खां चलती ट्रेन में से अपने पीए को रास्ते में उतार देते थे और भगा देते थे। आजम खां इस देश की संसद में भी बोले, और जब कारगिल का युद्ध जीता गया तब उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम सैनिकों की वजह से हम ये युद्ध जीते हैं। तमाम उनके बयान विवादास्पद रहते रहे, आते रहे, लेकिन आज उन्होंने ये बात साफ कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई शिकवा नहीं है। हालांकि उनको लेने या कहिए रिहाई के समय समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, एमपी, एमएलए, पूर्व मंत्री वहां नहीं गया। शिवपाल यादव जरूर गए और उन्होंने पहले ही इसका स्वागत किया था, इस रिहाई का। उनकी दोस्ती लंबी है क्योंकि दोनों लोग एक साथ रहे हैं पार्टी में, बहुत लंबा वक्त गुजारा है शिवपाल यादव और आजम खां, इसलिए वो उनको दर्द होता होगा, उनको लगता होगा कि ऐसे मौके पर नाजुक वक्त पर साथ देना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने रामपुर से भावनात्मक बातें भी कही, रामपुर के विकास की बात कही, जौहर यूनिवर्सिटी को खंडहर बनाए जाने की बात कही, और कही कि मेरा वक्त फिर लौट कर आएगा और दुनिया देखेगी। तो इससे साफ है कि आजम खां ने जितना दर्द और तकलीफ सही है वो ज़बान से नहीं बयां कर रहे हैं, वो अभी आने वाले वक्त का इंतज़ार करेंगे। रात और सुबह उनकी जेल की ये दिनचर्या थी। जब उनकी पत्नी और बच्चे जेल से चले गए तो वो अकेले रह गए, बात करने के लिए दीवारें होती थी। उनका कहना है कि उन्हें काल कोठरी में रखा गया, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में क्रांतिकारियों को जुल्म करने के लिए रखा जाता था। लेकिन उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी के उजड़ने का दर्द है। चमन को उजाड़ा नहीं जाता, चमन बसाए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उजाड़ दिया, आने वाली नस्लों को इसका असर देखने को मिलेगा। नाम बदलने से अकीदा, यकीन और ईमान नहीं बदलता। जी, ये आजम खां के बयान हैं। जी ब्रजेश जी, ये सियासत है, लेकिन ये सियासत इतनी मजबूर भी नहीं है कि अपने नेता को, समाजवादी पार्टी का जो नेता छूट रहा हो जेल से, उसके सम्मान में कुछ लीडर जाकर उसका स्वागत न कर सकें। इस बात को लेकर चर्चा है और इस बात की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि आजम खां कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने अपनी कौम की खातिर विद्यालय खोले थे, कलेक्टरों को तनखैया बोला था, मायावती का उदाहरण दिया, सत्ता में आएंगे तो इनसे जूते साफ करवाएंगे। तमाम सारे उनके बयान आज भी जिंदा हैं। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा
कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपनी कौम को शिक्षित बनाना चाहते थे। वो उन्हें अनपढ़ रखकर नहीं छोड़ना चाहते थे जी। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जब लिखा जाए तो उसमें मुसलमानों का योगदान, आने वाली पीढ़ियों का योगदान अहम हो, चाहे व्यापार में, रोजगार में, तरक्की में, विज्ञान में। इसके लिए उन्होंने कलम पकड़ाई थी, लेकिन वो कलम आज खंडहर में तब्दील हो गई है। जी वीरेंद्र जी। आजम खां अब जब लखनऊ आएंगे, विधानसभा के सत्र में भाग लेंगे, तब देखना होगा कि वो कैसे बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है, देखिए, कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले नेता हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ उनका आक्रमण शुरू रहेगा, जारी रहेगा। हालांकि जिस तरह से उन पर मुकदमे लगे, 89 दो साल जेल में रहे वो जी, तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर देता है मुझे मिसालें परिंदों की, वो साफ साफ नहीं कहता कि मेरा शहर छोड़ दो। और नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे, और मेरे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, वो मेरे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कुएं पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि आजम खां जेल से बाहर आ गए, अब उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। तो राजेश यादव लिखते हैं कि आजम खां एक मंझे हुए राजनेता हैं और वो फिर से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो उमेश बरनवाल लिखते हैं कि आजम खां ने यूपी में कई वर्षों तक सक्रिय राजनीति की है और आगे भी वो अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। ऐसे अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अशरफ साहब, अब भविष्य में आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी में क्या स्थान है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी अखिलेश जी हैं, तो अब आजम खां को क्या भूमिका ऑफर की जाएगी? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक जवाब मैं दे दूं भाजपा प्रवक्ता को। इन्होंने ये कहा कि हमने कोई ज्यादती आजम खां साहब के साथ नहीं की। ये जो आखिरी केस रजिस्टर्ड हुआ था, इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ये 2020 में इसमें जो बनाए गए थे मुलजिम, उसमें थी जो है तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला साहब। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, आजम खां का कहीं नाम निशान नहीं। अभी 1 महीने पहले आप उसमें एप्लीकेशन लेके कोर्ट से कहते हैं साहब कि इनको भी इंडोर्स कर लिया जाए। सेक्शन 142 बहुत रेयर है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सबको जमानत नहीं देता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरे प्राविधान है जमानत देने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि इससे तो ये इनकार नहीं कर सकते। अब हमारे असीम भाई ने भी एक बात कही थी कि उनके मीडिया प्रभारी फरासत साहब ने कहा ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा मानना है कि उनकी बीवी और उनका बेटा दोनों राजनीतिक है, दोनों पॉलिटिकल हैं। इनमें से किसी का भी एक बयान ऐसा नहीं आया कि जिसमें हमारी पार्टी या हमारे नेता की वजह से कोई उनको दिक्कत है। आजम खां साहब समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी तो पार्टी क्या कारण है कि रहेंगे, असीम वकार इसको मैं पेट्रोल और पूरी माचिस जमानत लिए के साथ घूम रहे आपको हैं बताता हूं, और आगे आजम आने खां के वाला- आसपास छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं असीम वकार ऐसा? मैं जवाब देता हूं सर, एक बैकग्राउंड सुन लीजिए। आजम खान ने पूरे 50 साल में, 40 साल में लोकदल से होते हुए जो समाजवादी बनी, सिर्फ एक बार पार्टी छोड़ी है, वो भी उसूलों की बुनियाद पे। कल्याण सिंह की एंट्री होती है समाजवादी पार्टी में, उसकी उन्होंने मुखालफत किया था। और उसके बाद आजम खां कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी कि हमें सापा में जाना चाहिए, दोबारा कब जाएं। किसी पार्टी में नहीं गए। उस जमाने की कांग्रेस ने बहुत डोरे डाले। तो वकार क्यों ऐसा कह रहे हैं? साहब की पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी, कि उनकी सपा में इज्जत नहीं है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? कांग्रेस की मजबूत लाई थी 2009 से पहले। क्यों ऐसा कह रहे हैं बार बार? तो सवाल मैं कहता रहा हूं, कांग्रेस की मजबूत एलाइट है, तो इनको जो दर्द है उनका दर्द बेमानी है। इनका दर्द किस बुनियाद पे है? इंसानियत की बुनियाद पे है, तो बड़ी अच्छी बात है। रहा सवाल पार्टी लेवल का, आजम खान साहब कहीं हिलने वाले नहीं, कहीं डुलने वाले नहीं। ओके वकार साहब, हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। हम लोग उनके उसमें काम करेंगे। थैंक यू वकार साहब। यहाँ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। अशरफ भाई ने कहा कि आजम खां साहब इसलिए पार्टी से निकाले गए कि उन्होंने कल्याण सिंह के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की मुखालफत की थी। निकाले नहीं गए, आजम खान साहब ने पार्टी छोड़ा। आजम खान साहब ने पार्टी छोड़ा इसलिए कि कल्याण सिंह शामिल हुए। सुनिए तो सर, आप ये ना कर, निकाले नहीं गए। आप अपनी बात मत डालिए। ओके, आप अपनी बात मत डालिए। ओके, हाँ बोले वकार। अशरफ भाई ने यह कहा कि आजम साहब ने पार्टी इसलिए छोड़ी कि उन्होंने कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में जो कल्याण सिंह आए थे उसका उन्होंने विरोध किया
उसकी बिल्कुल विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यही तो कहा आपने। बिल्कुल। कल्याण सिंह कब आए थे समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल कहा ये। कब आए थे समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह? आप बताइए, 2009 से पहले की बात है, आप बताइए। सुनिए सर, 2009 के चुनाव में आजम खान खिलाफ थे, 2008-7 की बात है ये। सुनिए तो सर, कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में 2004 के चुनाव से पहले थे, जो सरकार बनी है उससे पहले आए थे, 2002 में आए थे। सुनिए सर, सुनिए। अरे 4 की बात है, बहुत पुरानी 4 की बात ही नहीं है। बात ही नहीं सुन रहे आप मेरी। 2002 में कहां से आ जाएंगे? अरे बात तो सुनिए, 2002 में कहां से आ जाएंगे? बात तो सुन लीजिए मेरी। सुन रहा हूं मैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप फैक्ट को चेक। अरे हजरत, आपके हाथ जोड़ूं, कम से कम बाद में बोल लीजिएगा, सुन तो लीजिए। आप तो बिल्कुल अनुराग भदौरिया बन गए। हाँ हाँ। 2002 में कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी में आए, 2003 में रहे, 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बने। 2000 जी, नेताजी मुख्यमंत्री बने, सर 4 में बनी सरकार। हाँ हाँ ठीक है। नेताजी मुख्यमंत्री बने और कल्याण सिंह के साहबजादे, हाँ बोलिए बोलिए, राजवीर सिंह जी मंत्री बने, और उसी कैबिनेट में आजम साहब भी मंत्री बने। तो क्या हुआ? तो पार्टी तो छोड़ी नहीं, फिर सरकार चली गई साथ में। पार्टी में आना चाहे तो आ सकता है। अरे बात कौन सी बात थी? बात तो सुनिए सर। फिर 2007 में सरकार चली गई। जो आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना, इसी तरह से आपके नेता कितनी बार जेल गए? अरे बात क्या हैदराबाद में कुछ आपके पास नहीं इंस्टीट्यूशन है? पूरी आपके पास तैयारी नहीं है? आपके खिलाफ कोई मामलादारी नहीं हो सकती? सुनिए सर, ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ जो है ईडी हो जाएगी। अरे सुनिए तो, ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ आपस के झगड़े में मुझे को बीच में खींच रहे हो भाई, खुद निपटो ना अपना झगड़ा। आप ब्रजेश मिश्रा की आड़ क्यों ले रहे हो? आप उसको डाइवर्ट मत करिए। आप पे जो टैग लगा है आपका टैग खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, खत्म नहीं होगा सर। मेरा जो टैग आप पे लगा है वो लगा रहेगा। हाँ, लगा रहने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, टैग लगा है वो लगा रहेगा। करा रहे हैं आप? क्या बुला लिया आपने? शांत हो जाइए भाई, अशरफ साहब शांत हो जाइए। क्या इंसान को बुला लिया आपने? मैंने तो सुना। आप मुझे अभी गालियां बकिया माँ बहनों को भी सुनूंगा साहब। अब ये बता लिए मंत्री थे वो बुलाने थे। अरे क्या कर रहे हो ओवैसी साहब, क्या कर रहे हैं? सिर्फ असीम वकार बोलेंगे, बोलिए। अशरफ साहब के हिसाब से अगर कल्याण सिंह की वजह से पार्टी छोड़ना थी तो 2002 में छोड़ना थी, जब आगरा में नारा लगा था। तो क्यों छोड़ी थी? अच्छा आप बताइए क्यों छोड़ा था? नेताजी ने हाथ पकड़े कल्याण सिंह का नारा लगाया था, तब छोड़ना थी। 2003 में छोड़ देते। 4 में जब राजवीर को मंत्री बनाया गया, 7 में कैबिनेट में छोड़ी ना, 4 गया, 5, 6, 7 में चुनाव हुआ, पार्टी तो फिर 7 में मायावती जी की सरकार बन गई, 7 से 12। बात समझिएगा, पार्टी कब छोड़ी है, पार्टी से कब अलग हुए हैं? 2009-10 के बीच में। 9 बता दो ना, 9-10 के बीच में। 9-10 के बीच में। ठीक है। कब? सुनिए सर, कब? सिर्फ असीम वकार बोलेंगे। अरे सुनिए सर, सिर्फ असीम वकार सुनिए। ओके, बोलिए वकार साहब। कब? जब कल्याण सिंह आकर चले गए, जब कल्याण सिंह आए, उनका लड़का मंत्री बना, सरकार बनी, फिर सरकार गई, मायावती की आई, कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ दी। हाँ, उसके बाद भी 3 साल तक के, उसके बाद भी 3 साल तक आजम साहब पार्टी आजम खान की यही शर्त थी। कल्याण सिंह वाला मैटर कहां से आया? नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आजम खान ने इसी अच्छा, अब आप अपनी बात रखें। कल्याण सिंह वाला मैटर नहीं है सर। उन्होंने कहा मशवरा करूंगा, उसके बाद शामिल होऊंगा। नहीं, कल्याण सिंह वाला मैटर नहीं है सर। आप इसको दूसरे तरीके से कल्याण सिंह वाला मैटर, अगर कल्याण सिंह का मामला होता तो पार्टी पहले छोड़ते। बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए वकार साहब, छोड़िए ये झगड़ा। ओके, अशरफ मियां शांत हो जाइए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एक सवाल है वकार साहब, अगर सपा का कोई नेता या डेलीगेशन नहीं गया तो असीम वकार या आपके सदर ओवैसी साहब आज पहुंच जाते, सुबह इस्तकबाल कर लेते? नहीं सर, सलाम पेश कर देते? नहीं, देखिए हम लोग, देखिए वो मुस्लिम लीडर हैं, उनको हम एक अच्छा लीडर मानते हैं, बड़ा लीडर मानते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है। जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, एक मिसाल है सर। ये हिंदुस्तान रहने तक याद की जाएगी, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। वो इदारा है, वो भारत के इनकम टैक्स के पैसों से बनाई गई है सरकार से। वो आजम खान साहब ने निजी नहीं बनाई है जी, योगी सरकार ने उसको बर्बाद किया यूनिवर्सिटी को जी। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। दूसरी बात सर, ये बैठे हुए अभी प्रवक्ता जी बैठे बीजेपी के जी, मैं बहुत खुले लफ्जों में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा कायम की है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कद, इतना शानदार नेता, आप उस पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, फसल चोरी, ये सब मुकदमे लगाएंगे आप? आपने राख खोली है। आप बता रहे हैं कि मुकदमे
लग सकते हैं, ऐसे मुकदमे भी लग सकते हैं। ओके, कृष्ण मोहन पांडे जी, गो अहेड वकार साहब के बयान पर। जी, मैं ब्रजेश जी, मैं बता दूं आपको कि हमारे मित्र वकार जी अभी कुछ देर पहले एक शब्द का प्रयोग किया इसके पूर्व में कि सपा की और एआईएम की जो राजनीति है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द रहती है। तो ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, उनसे वोट तो लेते हैं परंतु उनके विकास के बारे में कोई परिकल्पना नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके उलट सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ती है और ढेर सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दर्द इनको ये है कि वकार साहब यहाँ पे सब कुछ करते रहे परंतु मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी अपने 5 वर्ष के और केंद्र का के 8 साल के कार्यकाल में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को उनका विश्वास जीता और भाजपा के साथ आए। यह दर्द है सपा का और एआईएम अरे एमआईएम को तो आपकी ही भी पार्टी कहा जाता है। और दूसरा हाँ, चूंकि क्या है कि वकार साहब जो हैं इनको अपनी किसी तरह से राजनीति चमकानी है। अब इनके अपने लोग जो हैं बी टीम बनाकर और ये चर्चा कराते हैं कि भाजपा की ये बी टीम है, परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि मुसलमानों का इन पर कभी विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा और इस देश के बड़े अधिकतर मुसलमान देश के संविधान को मानते हैं, जातिगत और धर्म की व्यवस्थाओं को अस्वीकार करते हैं जिससे एआईएम अस्वीकार होता है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा, कांग्रेस के मित्र ने कहा कि बिजली कटौती हो रही है, भाजपा उस पर बोल नहीं रही है। साहब मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक बिजली का बिजली पर डिबेट किसी और दिन 25,4 मेगावाट समाजवादी पार्टी आपके गठबंधन में ये इतने बड़े लीडर बाहर आया है जेल से, क्या भूमिका रहेगी? अब तो वो भूमिका आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा कि जिस भूमिका का आप इंतजार कर रहे हैं वह भूमिका बनी हुई है। अब वो भूमिका अब रूप देने जा रही है। अब वो कुछ ही दिनों में आपके सामने नजर आएगी कि जितने लोग तरह तरह के दावे कर रहे थे वो सारे दावे खोखले होंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि डिबेट इससे पहले भी हुआ था आजम खान साहब पर और उससे पहले तरह तरह के आरोप लगाए गए थे कि एक मोर्चा बनेगा तो यहां जाएंगे तो वैसी साहब की पार्टी में जाएंगे तो वकार साहब जिंदाबाद का नारा लगा। लेकिन हुआ क्या? दोनों तर्कों के आधार पर आजम खान साहब अनाड़ी आदमी नहीं है, राजनीति में मजे खिलाड़ी है और इतनी आसानी से वो अपनी लीडर, हाँ बड़े लीडर हैं, समाज के बड़े लीडर हैं, समाज के दुख के साथी रहे हैं और हर मुद्दे पर समाज के लिए लड़े हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार इस बात को कहे हैं कि आजम खान साहब की भूमिका उत्तर प्रदेश के 2024 की राजनीति में बहुत बड़ी होने वाली है। कांग्रेस के पास क्या ऑफर है आजम खान के लिए? आपके पास 1 मिनट का वक्त है। देखिए ब्रजेश जी, कोई बात नहीं। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। अभी आपने जिक्र किया कि असीम वकार साहब पेट्रोल और माचिस लेकर घूम रहे हैं, तो ये जितना आग फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा इनके आग के सम्मुख चलता रहता है। सेम सिचुएशन है आज के डेट में। भारतीय जनता पार्टी एक हैदराबाद से लाकर जिन्ना को, नए जिन्ना को प्लांट करने की कोशिश कर रही है, जिसका एकमात्र एजेंडा है कि इस देश के भाईचारे में जिस किसी तरह से ये देश प्रकरण हम अपने एक जिन्ना बनाने वाली कांग्रेस है और ये वही कांग्रेस पांडे जी रुक जाइए, एक एक उनको बात रखिए। नो पांडे जी प्लीज, पांडे जी शांत होइए। सिंगल और ये लोग खुल मजे से रोज हिंदू मुसलमानों के मन फैला के देश को रोजगार और धर्म में फंसाते हैं और रोजगार से दूर ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब शायद देश का मुसलमान या देश का गरीब या देश का दलित या देश का पिछड़ा या देश का जो समाज थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम की पॉलिटिक्स को समझता है, अब वो इनसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। और आजम साहब एक सुलझे हुए व्यक्तित्व में हेमंत तिवारी जी को लाया, शुक्रिया सबका, सिर्फ हेमंत तिवारी जी। ऑलराइट, थैंक यू हेमंत जी। अब जब आजम खान आने वाले हैं और 25 तारीख से यूपी की विधानसभा भी शुरू होगी, बजट सत्र शुरू होगा, आजम खान को देने के लिए अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी के पास क्या है? सिर्फ हेमंत तिवारी जी बोलेंगे, गो अहेड। देखिए, एक बात साफ है, आजम खान इतने दिनों बाद जेल से निकले, खुश खाली है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। नाराज किससे हैं? सबसे ज्यादा नाराज योगी सरकार से। और उनकी नाराजगी जो है वो समाजवादी पार्टी से नहीं, शायद अखिलेश यादव से अधिक है। और आज एक सवाल और उठ गया कि अखिलेश यादव स्वयं वहां क्यों नहीं गए? उनके समर्थकों में सवाल है, खाली उनके समर्थकों में। लेकिन चूंकि उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि वो मुस्लिम मसाइल के पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है यह फोकस, अगर अखिलेश यादव ने ये केंद्र प्रकार मनाया नहीं उनको साहब,
अगर आजम खां को नहीं बनाया तो अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए यह एक खराब कदम हो सकता है, उनके भविष्य के लिए, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। अगर इसके अलावा अगर उनको लगता है कि बगैर आजम के हम अगर 31 मुसलमान विधायक ला सकते हैं 111 में, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आजम कहीं और नहीं जाएंगे ये भी तय है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एन के एन प्रकार उनको बचा लेगा। हालांकि देने के लिए क्या है, देने के लिए आजम खां के मीडिया सलाहकार की चिट्ठी का मजमून खाली समझिएगा, देने के लिए उनकी तकलीफों को हल्का करने के लिए, उनकी तकलीफों को हल्का करने के लिए एक पद था जिस पद पर खुद अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, लीडर पोजीशन। लेकिन अखिलेश यादव भी नए जमाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी करना है। वो फिर वही, जब उन्होंने पूरे चुनाव भर किसी बड़े मंच पर किसी टोपी वाले और किसी दाढ़ी वाले को नहीं बैठाया, तो फिर आजम खां को इस कुर्सी बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं डिबेट में मौजूद बाकी मेहमानों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला, अपनी राय और विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।